प्यारे देशवासियों, कानूनी अधिवक्ताओं, सबको शत नमन। आज दिनांक 19/9/23 को जहां नई संसद के आज पहला दिन था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया और महिला आरक्षण बिल पर आज बहस थी और उसको रखा गया 3 बजे पटल पर। 50% आरक्षण, जहाँ तक जानकारी सोशल मीडिया से मिली है, उसकी एक उपलब्धि मिली है भारत को। लेकिन मैं आज ये चर्चा करना चाहूँगा कि बहुत सारी समस्याएं न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। अभी 31 मार्च 2023 को रोहिणी न्यायालय में तीसरी चौथी मंजिल से 101 नंबर कोर्ट के सामने घूम के एक बंदे ने आत्महत्या कर ली, जिसका कारण पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि डिप्रेशन का था और गलती से वो नीचे कर गया, जो कि बात बिल्कुल समय से बाहर है। एक्चुअली में उस बंदे को 10 साल से इंसाफ नहीं मिल पा रहा था, ये मुख्य वजह थी। उसके बाद एक कंझावला कांड था। पूरे भारत ने देखा कि किस तरीके से 31 मार्च 12/2022 को कुछ लड़के एक गाड़ी के अंदर पूरी रात एक नग्न हालत के अंदर लड़की को टायरों के अंदर घसीटते रहे। कई थानों का उसमें रोल था, आउटर डिस्ट्रिक्ट के थानों का रोल था। सबकी नाकामी उस दिन देखने को मिली। 31/12/22 एक सेंसिटिव डे था। पुलिस ने सबसे पहले 304A में केस दर्ज किया, बेलेबल वारंट, बेलेबल केस सेक्शंस के अंदर। और जब अगले दिन आम आदमी पार्टी ने और अन्य संस्थाओं ने संसद से लेकर सड़कों से लेकर संसद तक प्रोटेस्ट किया, मीडिया ने इस बात को पूरी तरीके से उठाया, जो कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। तब पुलिस ने इसको 304 IPC इसमें ऐड करी। जब ये मामला गृह मंत्रालय के इंटरवेंशन में पहुंचा तो स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर आए 2 बार, सागर प्रताप हुड्डा जी, और 302 IPC में ये केस कन्वर्ट हुआ। तो ये बात लगता है कि न्यायालय में जहाँ 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल तक लग जाता है, तो अब फैसला कहाँ, सड़कों पे होगा। देश के अंदर न्यायिक प्रक्रिया सड़कों पे चलेगी, कहाँ चलेगी, ये सब लोगों को, बुद्धिजीवी को आज सोचना होगा और फैसला करना होगा। 25/5/23 को एक कैसे गया, महिला लीलावती पे अमन विहार थाने के अंदर CCTV बंद करके हमला किया गया। सभी पुलिस अधिकारियों ने एकजुट, जिसमें SHO का भी रोल था। उसके बाद SHO ने स्टॉप किया, कई हॉस्पिटल तक उसको इलाज ना कराने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद ACP प्रशांत विहार, एक महिला थी, वो भी वहाँ पहुँचती है, उसके घर पे महिला के केस को विड्रॉ कराने के लिए उसको प्रभावित करने का साफ साफ मुद्दा नज़र आया। ये भी एक विचारणीय प्रश्न था कि इस तरीके से वो पूरा परिवार दहशत में आ गया एक अधिवक्ता होने के बावजूद, और उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब थी। अभी तक भी वो उन चोटों से, मानसिक तौर पर जो दिमागी चोटें लगी हैं, अंदरूनी चोटें, उनसे पूरी तरीके से उभर नहीं पाई। नवंबर 2019 के अंदर पार्किंग को विवाद को लेकर जिस तरीके से लॉकअप में बंद करके मारा गया एक अधिवक्ता को, गोली का जो मैटर आया, वो भी आज तक विचार नहीं है, उसका पता नहीं चला कि क्या हुआ। इसी तरह भी हाल में अगस्त-सितंबर 2023 में हापुड़ की स्ट्राइक सामने आ रही है कि लोगों का दावा है कि 50 अधिवक्ता पीसफुल कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मांग को लेकर, लेकिन पुलिस का बर्बरता लाठीचार्ज हुआ, जिसकी कोई इतने सख्त एक्शन की जरूरत नहीं थी। और लोगों ने मीडिया में देखा किस तरह से महिला अधिवक्ताओं को और इन पर जो वार किया गया, इसकी भीषण निंदनीय ये चीज़ें आ रही हैं। पता नहीं इतनी उत्तेजना और इतनी हिंसक होने का कारण क्या हो जाता है, समझ से बाहर। ऐसी और भी कई 20-25 FIR हैं रानीबाग से जुड़ी हुई कि किसी ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने किसी ने वीडियो बना ली, किसी ने कोई उगाही की मांग करी, उसकी वीडियो बना ली, किसी ने थाने के अंदर, अभी शालीमार थाने का एक मोनिका गुप्ता से सीट का मैटर है, उसने वीडियो बना ली, पुलिस ने उठाकर उसके खिलाफ कलंदरा दर्ज कर दिया, मारपिटाई कर दी। अब यह लगभग सभी थानों में आम बात होने लगी है कि कोई भी अगर आदमी वीडियो बनाता है, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है बलजीत सिंह की, इसमें क्लियर ये है, परमवीर सैनी वर्सेस बलजीत सिंह की, कि सभी थानों में न्यायालय लगेंगे, सभी थानों के अंदर कैमरे लगेंगे, ऑडियो वीडियो कैमरे लगेंगे। उसके बाद ये हाल है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ये मानते नहीं है, कोई ना कोई फंड का बहाना, 12,000 करोड़ का फंड मिल चुका, तब भी इनके हालात ख़राब है। इस तरीके से अगर ये जो चीज़ें चलती हैं इतने लंबे लंबे टाइम तक, जो न्यायालय चलता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो ये नायब कोर्ट्स होते हैं दिल्ली पुलिस के, जो जिनको सज़ा मिली होती है, हमारे रानीबाग थाने में हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश और हेड कांस्टेबल रघुवीर था, उसके ऊपर रंग महल एक झुग्गी झोपड़ी वालों से 5,000 की उगाही का इशू था। 5,000 पे ले रहे थे। उन्होंने 2017 के अंदर आके कांग्रेस के मुख्यालय में MLA कैंडिडेट को, चुनाव लड़ने वालों को जाके बताया कि इस तरीके से हो रहा है। 30-40 लोग वहाँ गए झुग्गी वाले,
उन्होंने लिखित शिकायत करी। उधर अशोक विहार नॉर्थ वेस्ट ने दिखावे के लिए एक इंक्वायरी करी, क्लीन चिट दे दी। सबूत था सामने, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑनरेबल ललिता कुमारी जजमेंट के हिसाब से कॉग्निजेंट ऑफेंस जो था उस कंप्लेंट के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के साथ में 40 लोगों के सिग्नेचर किया हुआ एक एविडेंस था। केस दर्ज नहीं किया क्योंकि अपराध करने वाला पुलिस वाला था और उसके मोबाइल में बहुत सारे एविडेंस थे कि वो उगाही का पैसा कैसे इसको दे रहा था। लेकिन उसको सेशन कोर्ट के अंदर रोहिणी न्यायालय के अंदर 4-5 साल मुझे देखता हो गया कि वो एक तो वहाँ पे नायब कोर्ट लग गया और रानीबाग पुलिस के खिलाफ जो खुद एक्यूज है और रानीबाग पुलिस का कोर्ट में चल रहा है और रानीबाग पुलिस वालों को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। ऐसे ही रानीबाग के और भी हैं, धर्मेंद्र गुजर कांस्टेबल है, वो 115 नंबर कोर्ट में लगा। उसके बाद धर्मवीर है, वो धर्मेंद्र एक और आदर्श नगर थाने रानीबाग में रह के फिर वो 113 नंबर कोर्ट में जज साहब को शिकायत करी गई प्रोसिक्यूशन से, ये उसको हटाया गया। एक आम बात होने लगी है कि जो आदमी एक धर्मेंद्र था कांस्टेबल, वो हेड कांस्टेबल, उसके बाद एक हेड कांस्टेबल रेस था, तो ये तो आम बात होने लगी है कि जो ये पुलिसकर्मी है अगर किसी को न्यायालय का चस्का लग जाता तो ये वहाँ से नहीं जाते। इनका चारों तरफ अगर आदमी कोई केस लड़ना चाहता तो लड़ेगा कहाँ? चारों तरफ इनका कब्जा रानीबाग पुलिस वालों का, ऐसे और भी थानों वालों का कि इनके नायब कोर्ट कांस्टेबल हेड कांस्टेबल स्तर के ऐसे स्तर के होते हैं, ये जनाब करते हैं अपने एसएचओ साहब को और सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग जो लीक करते हैं, सारी जजमेंट्स के बारे में बताते हैं, पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग जो कि अपने आप में एक ऑफेंस है। इनके फ़ोन से संपर्क होते हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ न्यायालय को सोचना पड़ेगा, सब कुछ संशोधन होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसके अंदर बदलाव होना चाहिए अगर यही लॉ है तो। क्योंकि एक पुलिस वाला जिसके खिलाफ ऑलरेडी कंप्लेंट होती है, कोई पब्लिक अगर आदमी या कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट लगाता है, आरटीआई लगाता है कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, कानून का हवाला देकर उगाही कर रहा है, उसकी विजिलेंस जांच होती है, उसको वहाँ से हटा देते हैं और वहाँ लगा देते हैं न्यायालय में। तो ये न्यायालय एक बहुत बड़ी ऐसी जगह है जहाँ पर करोड़ों लोगों को विश्वास होता है, सरकार का केंद्र बिंदु होता है। अगर ऐसी जगह पे अगर ये करप्ट टैक्टिक्स वाले पुलिस वाले नायब कोर्ट बन के लगेंगे और 10-10 साल यहाँ रोहिणी न्यायालय में ऐसे कितने ही वो ये हैं कहते हैं नायब कोर्ट, ये कभी थाने से आ जाते हैं, कभी दूसरे थाने से बन के नायब कोर्ट लग जाते हैं, कभी ये प्रोसिक्यूशन से बन के नायब कोर्ट लग जाते हैं, लेकिन कोर्ट नहीं छोड़ना चाहते। और ऐसे बहुत सारे हैं और ये बहुत सारे ऐसे काम करते हैं न्यायालय में रह के जो कि बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। आप ये देखो कि जिस कोर्ट में केस चल रहा है उस कोर्ट के कोर्ट स्टाफ से दरवाजा बंद के ये 1:30 से 2 के लंच के टाइम पे खाना खाते हैं। इनका व्याग्र इतना उग्र और हिंसक हो जाता रहता है क्योंकि इनको खुद ये रिवेंज होता है कि किसी आदमी की कंप्लेंट की वजह से इनका उगाही का कार्य रुक गया, सरकारी ड्यूटी नहीं रुकी, इसका इनको कोई परवाह नहीं है। इनको दिक्कत ये होती है कि सरकारी ड्यूटी पे रहते जो अपने पर्सनल मोबाइल से ये उगाही का धंधा करते हैं, दिल्ली पुलिस के नियम तोड़ते हैं, दिल्ली पुलिस के मैनुअल तोड़ते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर को तोड़ते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन करते हैं। केंद्र सरकार ने जिस पर्पस के लिए इनको लॉ एंड ऑर्डर मिल करने के लिए थाने में रिक्रूट किया हुआ है उस सरकारी ड्यूटी को नहीं मानते, बिगर उन्होंने नीचे की ड्यूटी एंट्री करें ये कहीं भी घूमते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं, 156 हैं, लेकिन कोई मानता ही नहीं है, कोई कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, कोई पुलिस अधिकारी इनको नहीं सुनता। एक आईपीएस हटाता है, दूसरा आईपीएस आता है, उसका स्टाफ बोल देता है, वो उसको लगा देता है। अभी 2/9/23 को भी अभी रोहिणी न्यायालय में हुआ कि एसआई परमिंदर रानीबाग थाने को उनके डीसीपी ऑर्डर से 1/9/23 को बोला कि भाई आपको जाके कोर्ट के अंदर उपस्थित होना, क्योंकि उसने एक फॉल्स और मिसलीडिंग रिपोर्ट दी थी एएसए ने, रणवीर और पैरवी ऑफिसर ने, उनके से पुलिस कोर्ट ने एक्शन पूछा था। तो देखो इनकी चालाकी पुलिस वालों की। डीसीपी साहब कहते हैं कि जी हमारे को तो नोटिस तो मिल गया कोर्ट का लेकिन ऑर्डर नहीं मिला, जबकि विक्टिम ने ऑर्डर जो है व्हाट्सएप पे डीसीपी को भी दिया, एडिशनल डीसीपी 1 और 2 को दिया, एसीपी मंगोलपुरी को दिया, परमिंदर को दिया, रणवीर को दिया, एसएचओ को दिया और ईमेल भी किया। 27 अगस्त को भी ईमेल किया कोर्ट से, उसके पहले क्या कहते हैं 2/9 से पहले 6 दिन सफिशिएंट थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने की बजाय जब तक कि सबमिट शुरू भी नहीं हुआ था G20 का। लेकिन क्योंकि इनको पता ही है कि अपने अधिक एफिशिएंट नॉन एफिशिएंट जो मतलब अपराध करने वाले पुलिसकर्मी हैं, जो कोर्ट को धोखा देने वाले पुलिसकर्मी हैं, जो कोर्ट का सम्मान नहीं करते, उनको बचाना है, प्रोसीडिंग को डिले करना है। तो ये बात बहुत गंभीर है। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ सुधार है। इसी चीज़ों से निराश होकर जब खेल 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल चलता है तो वो फिर आदमी निराश होकर उसके पास जब कोई विकल्प नहीं बचता तो वो आदमी मजबूर हो जाता है, उसको मजबूर किया जाता है कि वो या उसका परिवार आत्महत्या कर ले, शहर छोड़ के चला जाए या कुछ भी ऐसा कर ले जो न्याय संगत भी नहीं है। लोग निराशा में ऐसा करते हैं जिसको डिप्रेशन का नाम दे दिया जाता है। ये बहुत गंभीर विषय है। तो मैं चाहूँगा कि जो कानून के जो आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून संविधान इस देश को दिया है, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने भी अभी नागरिक शिक्षा संहिता को उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और आज संसद का पहला सत्र कॉल आज हुआ है नई संसद में। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी कानूनविदों से और संसद सदस्यों से ये प्रार्थना है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कि वो इस विषय में जरूर सोचें,
कि इस तरीके से, और देखें कि इसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास सरकार ने और सरकार की एजेंसियों ने किए हैं और कितना मुआवजा आज तक दिया गया है, और मरे हुए कितने लोग ऐसे हैं। अगर आपकी 40 साल की उम्र है और 25-30 साल मुकदमा चल रहा है तो आप कल्पना कर सकते हो कोरोना के बाद से आंकड़े आ रहे हैं कि 40 से 45-50 साल में हजारों लाखों आदमियों की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। ये भी सरकार की ड्यूटी का लगता है कि उन्होंने परफॉर्म नहीं करी, और इतने सारे लोग अगर मर रहे हैं तो यहाँ रानीबाग थाना तो मशहूर है अपराधियों को संरक्षण देने में। मेरे पास हजारों सबूत हैं। कोई देश का ईमानदार राष्ट्रपति, अजित डोभाल जी टीम के आईपीएस टीम से हो, गृह मंत्रालय की टीम से हो, अगर उनके ऑफिस का पीएन यहाँ आ जाए तो मैं 10,000 करोड़ की भी रिकवरी यहाँ से करा सकता हूँ। इतना काला धन इस क्षेत्र के अंदर रानीबाग थाने में हवाले का, बैटिंग का, माफिया का, इंटरनेशनल बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, जितने काम अवैध हैं, जितने काम सरकार ने बैन कर रखे हैं, जो राष्ट्रविरोधी हरकतें हैं, वो यहाँ चलती हैं। उनको संरक्षण पुलिस का मिला हुआ है। पुलिस की मिली भगत से कारण इनकी CDR, GPS, व्हाट्सएप कॉल, इनकी अगर डिटेल्स निकाली जाए, इनकी पोस्टिंग लगा ली जाए, बहुत बुरा हाल है। रानीबाग थाने का फर्स्ट SHO अजय पहल सस्पेंड हुआ, उसके बाद धीरज नारंग, उस SHO ने मुझे बताया 191 IPC का ऑनरेबल अतुल गर्ग ASA, साकेत कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, पता नहीं केट्स का क्या हुआ। ऋषिपाल राणा कई साल टर्मिनेट रहा नौकरी से, सब इंस्पेक्टर बन हो गया इंस्पेक्टर से, उसके बाद जोड़ तोड़ करके फिर SHO लगा रानीबाग में, फिर शालीमार बाग में लगा, और उसने बहुत सारे ऐसे काम किए सत्ता पे दुरुपयोग का, लेकिन कोई कुछ नहीं पूछने वाला। उसके बाद BK सिंह SHO, ये कुछ नाम बता रहा हूँ रानीबाग थाने में जो SHO लग रहे हैं। उस व्यक्ति ने 5 महीने के अंदर ही वो वहाँ से ट्रांसफर हुआ। उसके बाद इंद्रावती जी लगी, पता नहीं कितने ही SHO ऐसे हैं जो अनपरफॉर्म ड्यूटी की वजह से सस्पेंड हुए, लाजिन हाजिर हुए, लेकिन कोई फर्क, कोई कुछ है ही नहीं। रानीबाग थाने पे इतना बड़ा शेडो है इन ग्रैबिंग लाइन माफिया का, बैटिंग माफिया का, क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का, कॉल सेंटर का, प्रोस्टिट्यूशन का, मटके का काम, कितने ही अवैध काम ऐसे हैं कि जिसकी गिनती करना भी असंभव है। तो मतलब इन लोगों का संरक्षण है और इसी की वजह से इन्हें कोई डर नहीं है। माफिया है, यहाँ पे टेंट माफिया है, यहाँ पे बैंक्वेट हॉल माफिया है, यहाँ पे होटल ढाबे रेस्टोरेंट माफिया है, यहाँ पे LPG गैस के सिलेंडर बेचने का अवैध तरीके से मांगे। एक तरफ तो सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार अपनी जेब से पैसा भर रही है, वो सब्सिडी वाले सिलेंडर, चोरी के सिलेंडर यहाँ आके गैस भर के सील खोल के यहाँ हर एक ढाबे रेस्टोरेंट पे, चाय की दुकान पे, रेडियो पे चल रहे हैं। संरक्षण पुलिस का, इवन थाने की कैंटीन के अंदर, मैश के अंदर तक भी ये सिलेंडर चल रहे हैं। इनको केंद्र सरकार का खौफ नहीं, इनको नरेंद्र मोदी जी का खौफ नहीं, इनको किसी सरकारी एजेंसी का डर नहीं, इनको CBI का डर नहीं, इनको ED का डर नहीं, इनको एंटी करप्शन विभाग का डर नहीं, इनको न्यायालय का डर नहीं, इनको प्रोसिक्यूशन का डर नहीं, इनको किसी नेता का डर नहीं, इनको किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का डर नहीं, ना ये किसी सांसद की मानते, ना किसी MLA की मानते, ना ये पार्षद की मानते, ना प्रेजेंट की मानते, ना पूर्व की मानते। इनके पास पता नहीं कब जाके कार्रवाई होगी। इन्हीं की इस लचीली शैली की वजह से पिक एंड चूज पॉलिसी सिलेक्टिव तरीके से ये कानून का 154 CRPC से दुरुपयोग कर रहे हैं। DCP ऑफ 154 CRPC से दुरुपयोग कर रहा है। जिसका मन चाहते हैं, कोई पुलिस थाने में जाता है, कोर्ट में जाता है, नहीं जाता। अब ये सोचना होगा न्यायालय को, लॉ मिनिस्ट्री को, ऑनरेबल PM ऑफिस को कि रानीबाग थाने का क्या करना है, और इस वजह से जो लोग डिप्रेशन में जाकर आत्महत्याएं कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। इसलिए जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।